यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमने आइडियल कार्नोट हीट इंजन है उसमें 4 प्रोसेस देखे थे। उन 4 प्रोसेस में हमारे पास क्या क्या प्रोसेस आए थे। एक तो आया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये कब आया था? जब हमने जो हमारा सिलेंडर था उसको हमने सोर्स के ऊपर रखा था, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड प्रोसेस आया था दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन कब आया था? जब हमने सिलेंडर को सोर्स से उठा करके इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया था। उसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। वो कब आया था? जब हमने क्या किया, जो इंसुलेटिंग स्टैंड है वहां से हटा करके सिंक के ऊपर रख दिया। उसके बाद हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन आए थे। और ये जो नाम 4 प्रोसेस है, जो नाम आए थे, इनमें जो रीजन हो रहा था उन्हीं की वजह से इनमें नाम आए थे। मतलब ये क्यों हो रहे थे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों था? क्योंकि सोर्स में टेम्परेचर कांस्टेंट था। और एक्सपेंशन क्यों था? क्योंकि वहां पे सिलेंडर ऊपर की ओर जा रहा था और गैस का एक्सपेंशन हो रहा था। उसके बाद हमारा जो सेकंड प्रोसेस आया दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक क्यों हुआ? क्योंकि हमने सेकंड प्रोसेस में इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा था और हमने देखा था कि इंसुलेटिंग स्टैंड से कोई भी एनर्जी एंट्री नहीं कर रही, हीट मतलब, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि सिंक का टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट था। और ये कांस्टेंट थे, ये कब क्यों थे? क्योंकि हमारे जो इनमें थर्मल हीट कैपेसिटी कांस्टेंट ली गई थी। दोनों का टेम्परेचर सेम था लेकिन थर्मल हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट थी, है ना। कांस्टेंट नहीं होगी, इनफाइनाइट थी। तो दोनों का जो सोर्स और सिंक है उनकी थर्मल हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होने के कारण उन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। उसके बाद हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ तो वापस से हमारा, जैसे ही हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा सिंक से उठा करके, तो वापस से हमारा जो सिलेंडर है वो वापस से उसी कंडीशन में आ गया जिसमें पहले था। इतना क्लियर है? ये हमारा सारे प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू था। हमने क्या क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम इसमें करेंगे जो वर्क डन निकालेंगे ना हम इनमें अलग अलग प्रोसेस में, तो वो वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वर्क डन आएगा वो किसमें निकालेंगे हम? दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन। अब देखो यहां से यहां तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमें पता है कि वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, ये हम कहां से कहां तक लेंगे, दैट इज V1 से लेकर V2, क्योंकि यहां से वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है, V1 से V2, ठीक है। और वर्क डन हमें पता है क्या होता है, दैट इज PdV, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास PV क्या होता है, दैट इज nRT। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल तो है नहीं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 लेंगे। तो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, RT। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज RT/V। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, यहाँ से P की वैल्यू हम RT/V रख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा V1 से V2 और ये RT/V और ये आ जाएगा D। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, RT को बाहर ले देते हैं क्योंकि दोनों ही हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा RT बाहर आ जाएगा और यहाँ से dV/V हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ V हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ V और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, दैट इज V1 से लेकर V2, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट होगा, है ना। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, V1 से V2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज RT ln V2। अगर हम इसका ln सोल्व, जब नेचुरल लॉग सोल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज V2/V1। ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे V2 - V1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो माइनस साइन में नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है, वो डिवाइड में आ जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारा वर्क डन किसके केस में आया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में हमारा वर्क डन गया, ठीक है। अब हम सेकंड प्रोसेस देखते हैं, दैट इज एडियाबैटिक। अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें थोड़ा सा हम इसमें ये लगाएंगे कि हमारा जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसमें, अब ये पीवी डायग्राम है। अब पीवी डायग्राम में एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा था प्रेशर और वॉल्यूम में, दैट इज PV⁻⁴ और ये हमारा कांस्टेंट था। और इस कांस्टेंट को हम कुछ भी नाम दे दें, अगर मान लिया हम इसको कांस्टेंट को K नाम दे दिया। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, अब हमारा जो इसमें वर्क डन होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज वही। अब इसमें देखो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, दैट इज V2 से V3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V2 से
V3। इतना क्लियर हुआ? अब देखो P dV, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, P है तो यहाँ पे P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दैट इज K बाई V की रेज टू पावर गामा। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं माइनस ऑफ गामा कर देते हैं। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसको P की वैल्यू रख देते हैं क्या, दैट इज K V रेज टू पावर माइनस गामा, और ये आ जाएगा dV। इतना क्लियर हुआ? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे K को हम बाहर ले देते हैं, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, V2 से V3। इतना क्लियर हुआ? अब हम क्या करते हैं, देखो K हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस V की जगह पे वैल्यू रखनी है पहले, और 1 माइनस गामा को भी हम कांस्टेंट ले देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो पहले हम क्या लिखेंगे, V3 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आएगा ना, और माइनस ऑफ V2 की पावर, सॉरी V2 और की माइनस गामा प्लस 1, ये आ जाएगा। ऐसा होगा? अब देखो हमने यहाँ पे देखा था के तो हमें कांस्टेंट अंदर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट से हमारा ये जो सॉल्यूशन होगा ना ये कंप्लीट होगा। देखो इसको हम के को अंदर ही ले देते हैं, ये के अंदर ही लिख देते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो v की पावर 3 है ये तो एज इट इज है, लेकिन के v की पावर 3 और माइनस गामा, यहाँ पे के v है और माइनस गामा है, ठीक है, माइनस गामा प्लस 1। अब v तो यहाँ पे हट गया, सिर्फ क्या बचेगा, क्योंकि v की पावर 1 है। हमने देखो यहाँ पे v3 को हम अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब k है और यहाँ पे v3 की पावर माइनस गामा है। अब यहाँ पे k v की पावर माइनस गामा, अगर यहाँ पे हम v3 लगा देते हैं तो ये वाली चीज p3 में चेंज नहीं हो जाएगी, तो ये वाली चीज चेंज हो जाएगी, दैट इज p3 में। और ये वाली चीज किस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये v2 है, तो अगर हम इसको v2 लिखेंगे तो ये वाली 2 में चेंज हो जाएगी। हम ऐसे लिख भी सकते हैं ना, क्योंकि ये v2 है तो इसको हम p2 लिख सकते हैं, यहाँ पे v3 लिखेंगे तो हम p3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा p2 v2 बाय 1 माइनस गामा, ठीक है। और यहाँ से जो देखो, अब देखो जो ये P2 ये जो P3 V3 है, अब यहाँ से देखो हमारा जो मान लिया, अगर हम P2 V2 गामा लें और यहाँ से अगर P3 V3 गामा ले, तो इनमें कोई फर्क नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ये P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा होते हैं, तो यहाँ से इसको हम P2 V2 की पावर गामा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता है PV इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, nRT। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे इसको, दैट इज देखो ये क्या आ जाएगा, ये नीचे 1 माइनस गामा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, हमें पता है क्या होता है RT, है ना, क्योंकि 1 मोल के लिए हम कर दें तो इसको n को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा RT2, इसको हम लिख सकते हैं। और ये जो हमारा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये P1 V1 गामा, है ना, ये तीनों इक्वल होंगे, तो इसको हम इसको इक्वल, इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से RT2 माइनस RT1 बाय 1 माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा फाइनल, दैट इज R ऑफ T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1। ये हमारा वर्क डन किसके केस में आएगा, दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इतना क्लियर हुआ कैसे लिया हमने, तो यहाँ से ये टर्म कैसे आई है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ से ये वाली टर्म आ गई, और यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ गया किसमें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में, ठीक है। अब हम थर्ड करते हैं, दैट इज आइसोथर्मल। हम देखते हैं दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें हमारा वर्क डन क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखो इसमें हमारे पास कैसे आएगा वर्क डन, दैट इज, अब देखो इसमें हमारा T2 है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, V3 से V4 हमारी वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो वर्क डन हमें निकालना है सेम वही, V3 से V2 हमारी, सॉरी V3 से V4 हमारी वॉल्यूम चेंज हो रही है, और ये आ जाएगा PdV हम फिर से वही लिखेंगे, दैट इज nRT, PV इज इक्वल टू nRT, n हमारा 1 मोल के लिए है, तो हमारा ये आ जाएगा RT बाई V, ठीक है। तो RT V3 से V4
dv बाय v। फिर से हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो नेचुरल लॉग आएगा, तो यह आ जाएगा r। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे t2 रखेंगे, वहां पे जो फर्स्ट वाला था उसमें हमने r t1 रखा था क्योंकि t1 के लिए था, इसको हम रखेंगे t2 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज किस कैसे कैसे होगी, नेचुरल लॉग ऑफ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे v4 माइनस v3, ln साथ में आएगा नेचुरल लॉग, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, RT2 नेचुरल लॉग ऑफ v4 बाय v3। इतना क्लियर हुआ कैसे आया है ये, RT2 क्यों आया है, क्योंकि इस वाले जो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है इसमें टेम्परेचर T2 है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास RT2 आया है। यहाँ पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी v4 बाय v3। इतना क्लियर हो गया। अब हम थर्ड जो है हमारा जो फोर्थ प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, उसमें हम करते हैं वर्कन, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारा एक फोर्थ प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो अभी अभी हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन किया था ना थर्ड केस में, उसमें जब हम लिमिट को अगर हम अपनी मर्जी से करना चाहें, मर्जी से मतलब कैसे कि अगर यहाँ पे देखो हमने इसमें जब इसकी थ्योरी करवाई तो हमने क्या बताया था कि जब हमने थर्ड केस में हमने क्या किया था, सिंक के ऊपर रख दिया था ला करके, सिंक में क्या हो रहा था, सिंक से वो एनर्जी जो हमारा वो था सिलेंडर था वो एनर्जी दे रहा था, उस केस में हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव होगा तो हमारा कैसे होगा, अगर हम इसमें लिमिट ले, अगर v4 से v3 ले, ठीक है, मैंने वहां पे लिमिट एग्जैक्ट ली है उसी वे से जहां पे वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन आपको बहुत बार अगर ऐसे लिखा मिले कि v3 बाय v4 और नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है, एनआर मतलब इस तरीके से कुछ वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, वहां पे मैंने लिमिट को चेंज करके वर्क डन को पॉजिटिव कर दिया था, अदरवाइज वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि वहां से सिलेंडर से एनर्जी सिंक को दी जा रही है, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मतलब गैस के ऊपर वर्क डन हो रहा होगा, इसलिए हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आएगा थर्ड केस में। क्लियर है, तो उसको आप एग्जैक्ट मतलब वहां से करेक्शन कर लेना उसको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमारे पास क्या होगा, सेम वही वर्क डन हमारा, यहाँ से वॉल्यूम चेंज किस में हो रही है, v4 से v1 में, ठीक है, v4 से v1 में हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रही है, और ये आती है pdv, फिर से हमारे पास वही p की जगह पे हम क्या रखेंगे, दैट इज k, है ना, तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज k की पावर v की पावर माइनस गामा। तो हम फिर से जब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आप देख लेना, हमारा सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पे करवाया है अच्छे से, ठीक है, तो आप वहां से देख लेना और इसको यहाँ से करेक्शन कर लेना, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा जो वर्क डन है डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, दैट इज T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1, और ये नेगेटिव साइन साथ में आएगा। देखो नेगेटिव साइन क्यों हो रहा है, क्योंकि कंप्रेशन में हमें पता है नेगेटिव साइन तो एग्जैक्ट मतलब आएगा ही। अब वहां पे मैंने उस नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर दिया था थर्ड वाले केस में, v4 बाय v3 हमने वहां पे लिमिट को रख दिया था, तो वहां पे नेगेटिव साइन अपने आप एडजस्ट हो गया। अदरवाइज आप उस साइन को बिल्कुल रखना है आपको, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो उस नेगेटिव साइन को बिल्कुल रखना, वहां से आपकी जो है गलत नहीं होगा वो, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर कंप्रेशन है तो डेफिनेटली नेगेटिव वर्क बिल्कुल आएगा, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ r T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1, इसको आप सोल्व कर लेना, v4 से v1 हमारी लिमिट रहेगी, ये आ जाएगा v1। इतना क्लियर हुआ। ये हमारे जो 4 प्रोसेस है, प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 प्रोसेस में थ्योरी करवाई थी कि कैसे कैसे थ्योरी हो रही थी। आज के लेक्चर में मैंने इनके जो है सारे में जो वर्क डन होता है वो करवाया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जो होती है वो आपको भी देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़े पार्ट्स में करके थोड़ा अच्छे से क्लियर करवाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे वर्क जो है वर्क डन हुआ कार्नोट हीट इंजन का, ठीक है। तो जो इसकी हमारी जो कार्नोट हीट इंजन है इसकी जो एफिशिएंसी भी होती है और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी होते हैं, उन पे बेस हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो वहां से हम जो एफिशिएंसी करवाएंगे, एफिशिएंसी के साथ हम वहां से कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, जिससे हमारा वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आइडियल कार्नोट हीट इंजन है वो कंप्लीट होता है। पहले मैंने यहाँ पे क्या करवाया था, थ्योरी करवाई थी, और उसमें जो है वर्क डन, और आज के लेक्चर में हमने इसमें वर्क डन किया है।
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारी जो एफिशिएंसी होती है आइडियल कार्नोट हीट इंजन की वो कितनी होती है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं और उन पे बेस हमारे जो है न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।